शुरुआत। व्यक्ति की सोच उसके जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखने का प्रयास करना चाहिए और समय समय पर अपनी गतिविधियों की समीक्षा भी करनी चाहिए। चलिए सुप्रभातम कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, मंगलवार, रेवती नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदा उत्सुक रहता है, समर्पित रहता है, वो बहुत ही जल्दी उस ज्ञान को प्राप्त कर शांति अनुभव करता है। ज्ञान प्राप्त करने का, स्वयं को और अपने मन को शांत रखने का सरल उपाय बताते हैं हमारे ग्रंथों में लिखित सुभाषित या श्लोक। तो क्या है आज का सुभाषित या सुविचार, जानने के लिए देखिए सुभाषित प्रभाग। मित्र स्वजन बंधु भूते नरो जानाति सारता। अपने मित्र, परिवारजन, अन्य परिचित अपनी बुद्धि व धैर्य के बल को व्यक्ति कठिन समय इस नाम की कसौटी पर जान सकता है। A man learns about the substance of friends, own people, relatives, intelligence, and courage of one's self upon the touchstone called difficulty. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं। पट्टदकल चालुक्य वंश के शासनकाल का एक प्रमुख केंद्र था, जो अपनी स्थापत्य कला, ज्ञान और सांस्कृतिक समन्वय के लिए प्रसिद्ध है। पट्टदकल सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि राजाओं के राज्याभिषेक का औपचारिक केंद्र भी था, जहां सांस्कृतिक आदान प्रदान से दक्कन मंदिर वास्तुकला का विकास हुआ। ये स्थल अपनी इसी अद्वितीय विरासत के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। आइए इस मंदिर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। भारत की ज्ञान परंपरा विविध आयामों से समृद्ध रही है, जिसमें धर्म, दर्शन, कला, शिल्प, वास्तु और संगीत सभी का समन्वय दृष्टिगोचर होता है। इस परंपरा का मूर्त रूप जिन ऐतिहासिक स्थलों में परिलक्षित होता है, उनमें पट्टदकल के मंदिरों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पट्टदकल, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है, प्राचीन काल में चालुक्य वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। यह स्थल 8वीं शताब्दी के आसपास अपने स्थापत्य वैभव की चरमावस्था पर था। यहाँ निर्मित मंदिरों में भारतीय स्थापत्य की दोनों प्रमुख शैलियां, उत्तर भारत की नागर शैली तथा दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का सुंदर संगम देखने को मिलता है। यह संलयन भारतीय दृष्टिकोण में समन्वय और स्वीकार्यता की भावना का जीवंत प्रतीक है। पट्टदकल के मंदिर इस परंपरा के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान का मूर्त रूप हैं। पट्टदकल का सर्वाधिक भव्य मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, जिसका निर्माण रानी लोक महादेवी ने अपने पति विक्रमादित्य द्वितीय की पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है, परंतु इसके गर्भगृह और शिखर में नागर शैली की झलक भी मिलती है।
पट्टदकल के मंदिरों में रामायण, महाभारत और कई अन्य पुराणों से संबंधित शिल्प चित्रांकन है। यहाँ भीष्म पितामह के शरशैया पर लेटे होने और भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने जैसे दृश्य भी दर्शाए गए हैं। यहाँ की भित्तियों पर अंकित कथाएं न केवल धार्मिक शिक्षाओं को दर्शाती हैं, अपितु वे समाज के नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों एवं आचरण संहिताओं को भी चित्रित करती हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर यह भी एक रानी त्रैलोक्य महादेवी द्वारा निर्मित द्रविड़ शैली का मंदिर है। मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी रानी त्रैलोक्य महादेवी ने करवाया था। यह मंदिर उनके पति की पल्लवों पर विजय की स्मृति में बनवाया गया था। इसका निर्माण विरूपाक्ष मंदिर के ठीक बगल में करवाया गया था। इसको विरूपाक्ष का जुड़वा मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के ऊंचे ऊंचे स्तंभ पुराणों और सनातन महान कवियों की कहानियां बयां करते हैं, जिसमें महिषासुर मर्दिनी और समुद्र मंथन की कुछ मूर्तियां बेहद प्रसिद्ध हैं। पापनाथ मंदिर, यह मंदिर स्पष्ट रूप से नागर शैली की रचना है, किंतु इसकी वास्तु योजना में द्रविड़ शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। पापनाथ मंदिर विरूपाक्ष मंदिर के दक्षिण भाग में स्थित है। इस मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई नक्काशी और मूर्तिकला अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक है। काशी विश्वेश्वर मंदिर, जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है, पट्टदकल के मंदिर समूह में निर्मित अंतिम मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, जो चालुक्य वंश के पश्चात इस क्षेत्र पर शासन करने लगे थे। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपने नाम के अनुरूप काशी के ईश्वर यानी शिव के रूप की पूजा का प्रतीक है। यह स्थान ज्ञान, शक्ति और भक्ति इन तीनों का त्रिवेणी संगम कहा जा सकता है। इस अद्वितीय स्थापत्य के कारण यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। पट्टदकल के मंदिर भारतीय ज्ञान परंपरा के वास्तु, धर्म, दर्शन और कला के समन्वित स्वरूप को प्रकट करते हैं। यह स्थल एक ऐतिहासिक नहीं अपितु जीवंत सांस्कृतिक स्मृति है, जो आज भी भारतीय अस्मिता और विरासत का गौरवगान करता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हमारे धार्मिक स्थल, हमारे सांस्कृतिक स्थल मंदिर, जिनमें ज्ञान, भक्ति और दर्शन का अद्भुत नजारा हमें देखने को मिलता है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक अल्प विराम का समय है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। आइए अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। टाइफाइड शरीर में संक्रमण की वजह से होता है। ये सीधे जिगर को नुकसान पहुंचाता है और उसके बाद धीरे धीरे पूरे शरीर को दुष्प्रभावित करता है। जान लेते हैं ये बैक्टीरिया शरीर में किन कारणों से प्रवेश करता है। देखिए ये रिपोर्ट। मियादी बुखार यानी टाइफाइड एक आम समस्या है। संक्रमित होने के बाद कुछ ही दिनों में व्यक्ति में इस रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। टाइफाइड फीवर, इसको इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। ये साल्मोनेला टाइफी पाराटाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है।
इसके लक्षण हैं, पेशेंट को फीवर बहुत ज़्यादा होता है, स्टेप लैडर फीवर बोलते हैं। ये लगातार बढ़ता जाता है, फीवर 102, 103, 104 तक धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इसमें और भी लक्षण होते हैं, जैसे पेट दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, और कई बार होता है रेसेस हो जाते हैं बॉडी पे, जिसको रोज स्पॉट्स बोलते हैं। रोज स्पॉट्स मिलता तो कम है, लेकिन वो होते हैं एंटेरिक फीवर में। कभी कभी तो 1 सप्ताह में भी सही हो जाता है, यदि इम्यूनिटी सही हो तो, नहीं तो 1 महीना तक भी चल सकता है। इसको डायग्नोसिस करने का तरीका है, तो इसमें सबसे पहले जो जनरल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो कराने चाहिए। IgM टाइफाइड डॉट एक आता है इन्वेस्टिगेशंस के लिए, वो इमीडिएट करा लेना चाहिए। 2-3 दिन के अंदर भी वो कर सकते हैं, 2 दिन 3 में कर सकते हैं। हफ्ता दिन हो जाता है तो फिर विडाल टेस्ट आता है, वो करा के देख लेना चाहिए। ये संक्रमण साफ सफाई की कमी, दूषित जल व दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है। डायग्नोसिस के बाद जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है टाइफाइड का, तो फिर इसके अगेंस्ट में जो है वो मेडिकेशन देना चाहिए। तो इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज करते हैं, और कई बार होता है कल्चर कराना पड़ जाता है। धीरे धीरे जो है टाइफाइड फीवर लंबा चलता जाता है, तो इसमें कल्चर सेंसिटिविटी करा के देखते हैं कि रेसिस्टेंट है या सेंसिटिव है। यदि सेंसिटिव है तो उसके अगेंस्ट में अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक यूज करते हैं, रेसिस्टेंट है तो रेसिस्टेंट के अकॉर्डिंगली जो है टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट करते हैं। अब है कि टाइफाइड फीवर, इसके प्रिवेंशन का भी कुछ ये होना चाहिए, तो उसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। आप जो ट्रेवलर्स होता है खास करके, उसको इसमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इंजेक्टेबल भी होता है, ओरल भी होता है। ओरल में कैप्सूल्स आता है, जिसको अल्टरनेट डे 3-4 डोज ले सकते हैं, उसके बाद उसको रिपीट कर सकते हैं 5 साल में। तो वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। सही इलाज से कुछ ही दिनों में इसके लक्षण ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में गंभीरता बढ़ सकती है और व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ सकता है। साफ सफाई का ध्यान और सावधानी रखना इससे बचाव का उपयोगी विकल्प है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। योग के माध्यम से शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आइए चलते हैं योग प्रभाग में। भोजन का पाचन ठीक ना हो तो अनेक स्वास्थ्य समस्याएं हमें घेर लेती हैं। स्वास्थ्य समस्याओं को समाप्त करने में योग की बड़ी भूमिका होती है। योग प्रभाग में आज सीखते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो पाचन समस्याओं से बचाव में अत्यंत उपयोगी हैं। आजकल हम आहार के प्रति बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन अगर यह सही तरीके से ना पचे तो या तो शरीर इसे बाहर फेंक देता है या वहीं पड़ा रहकर सड़ता है और कई बीमारियां दे देता है। योग के कुछ आसन हैं जो हमारे पाचन में बहुत सहायक होते हैं, साथ ही हमारी ऊर्जा को बनाए रखते हैं, गैस एसिडिटी को नहीं होने देते। इनका नियमित अभ्यास करना जरूरी है। पहला आसन है वज्रासन। दोनों घुटनों पर आएंगे, टो को मिला के रखेंगे, हील को थोड़ा दूर रखेंगे और आराम से बीच के स्पेस में बैठ जाएंगे। जो पेट में गैस होती है ना, वो तुरंत निकल जाती है। स्पाइन हमारा हमेशा इरेक्ट रहने से पेट में बहुत सारा स्पेस बन जाता है। चेस्ट हमारा ओपन रहने से ऑक्सीजन भरपूर आता है। और जब हम पैरों को फोल्ड कर कर बैठते हैं तो यहाँ एक लॉक लगता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन जो अभी नीचे जा रहा था वो पेट पर एकत्रित हो जाता है। तो भरपूर ऑक्सीजन, पाचन अंगों को पूरा स्थान मिलने से और ब्लड का पूरा सर्कुलेशन मिलने से पाचन अंग पूरी जिम्मेदारी से अपना कार्य निभा पाते हैं और हमारा पाचन अच्छी तरह से होता है। दूसरा आसन है दृढ़ासन, जो हम लेट कर करेंगे। दृढ़ासन में आने के लिए धीरे से साइड की करवट होते हुए साइड में ही लेटना है, पर बहुत ध्यान रखें यह लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए, वाम पुक्षी ही रहना है। हाथ का पिलो बनाएंगे, पैरों को थोड़ा फोल्ड करेंगे और आराम से स्थिति में लेट जाएंगे। जब हम इस तरह से लेटते हैं ना, तो हमारी सीधे हाथ की नाक सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और ये एक्टिवेट होने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और पाचन का सहयोग मिलता है। साथ ही हमारा पेट लेफ्ट साइड में है, तो जब हम ऐसे लेटते हैं तो जो पाचन संबंधी जूस है वो पेट में इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमारा पाचन आसानी से होता है। और जब पाचन आसानी से होता है तो शरीर को जो ऊर्जा मिलना है वो पूरी तरह से मिलती है, गैस एसिडिटी नहीं होती। इसी अवस्था में कुछ देर के लिए रुकेंगे, आंखें बंद रखेंगे और श्वास पर पूरा ध्यान देंगे।
जब हम शरीर को स्थिर करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन भी शांत होता है और शरीर आराम पाता है। जब शरीर आराम पाता है तो पाचन अच्छी तरह से होता है। अधिक से अधिक 5 से 10 मिनट इस स्थिति में रुकने के बाद धीरे से अपने हाथ की सहायता से उठ जाएंगे और वापस अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। खाने के बाद सौंफ खाना बहुत अच्छी आदत है। अच्छी तरह सौंफ को क्रिस्प कर ले और उसे चबा ले नीट। उससे ना तो गैसेस होगी, नहीं एसिडिटी होगी, बहुत फ़ायदा होगा। खाने के बाद थोड़े से कदम चले, जिसको कहते हैं शतपावली। कम से कम 100 कदम तो चलना ही चाहिए, फास्ट नहीं, धीरे धीरे टहलते हुए। बाद में जब लेटना ही हो तो साइड में लेटी, दृढ़ासन में लेटी और लेफ्ट साइड पर लेटी। खाने के बाद थोड़ा शांति से बैठें, निष्पद्ध भाव करें और आंख बंद करके और आवाज़ों पर ध्यान दें, जिससे दिमाग में फालतू विचार ना आए। रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है खाने के बाद, तो पाचन शक्ति अच्छी होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें करनी। फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा ना करें। आधा घंटा पहले याद रखें पानी पिए, 1 घंटे बाद याद रखें पानी पिए। बस ये सभी करना। नमस्कार। तो योग प्रभाग में आप देख रहे थे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कुछ योगी क्रियाएं और स्वास्थ्य को ही ठीक रखने के लिए कुछ ऐसे उपाय जिससे स्वयं को स्वस्थ रखा जा सकता है। आइए अब आपको ले चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और हमारे सहयोगी के पास चलते हैं, गवीश द्विवेदी के पास, जो आपको बता रहे हैं कुछ पदों के बारे में और उन पदों के अर्थ और उन पदों को किस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए डॉक्टर गवीश द्विवेदी के पास। नमो नमः। भवतां सर्वेषामपि संस्कृत पाठशालायां स्वागतम। मम नाम गवीशः। मित्रों, संस्कृत सीखने के क्रम में हम आज 3 पदों पर विशेष ध्यान देंगे। पहला पद है मम। इसे मम बिल्कुल भी नहीं कहना है। इसका शुद्ध उच्चारण है मम। मम। अंत में अ की ध्वनि अवश्य आनी चाहिए। मम का अर्थ है मेरा। दूसरा पद है भवतः। भवतः। भवतः अर्थात आपका। ध्यान यह देना है कि यह शब्द पुल्लिंग के लिए ही प्रयुक्त होगा। एवं तीसरा पद है भवत्याः। भवत्याः। इसका भी अर्थ है आपका, पर यह स्त्रीलिंग के साथ ही प्रयुक्त होगा। तो आज संस्कृत की पाठशाला में ध्यान देने के लिए 3 पद हैं, मम, भवतः और भवत्याः। मित्रों, इनके उच्चारण एवं अर्थ को जानने के बाद अब बारी इनके अभ्यास की। आपसे निवेदन है कि संस्कृत पाठशाला देखते समय ही आप हमारे साथ बताए जा रहे अभ्यासों को बोलकर अभ्यास करिए। इससे 2 लाभ होंगे। एक तो अलग से आपको संस्कृत सीखने के लिए समय नहीं देना पड़ेगा और दूसरा जोर जोर से बोलने के कारण सिखाया जाने वाला पाठ या अंश स्वतः कंठस्थ हो जाएगा। अस्तु, अब मम, भवतः और भवत्याः के प्रयोग को शिक्षक, छात्र और छात्रा के संवाद के माध्यम से सीख लेते हैं। अब आप यदि परिवार के लोगों के साथ इसे देख रहे हैं तो आप में से कोई एक शिक्षक बन जाइए, कोई छात्र तो कोई एक छात्रा बन जाइए। यदि आप अकेले देख रहे हैं तो तीनों पात्रों के रूप में आप स्वयं अभ्यास करिए। हम आपकी सुविधा के लिए वाक्यों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप पहले इनके उच्चारणों को ध्यान से सुनिए एवं दूसरी बार मेरे साथ जोर जोर से इन्हें बोलिए। अब जैसे मैं शिक्षक हूं, कक्षा में सबका स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं कह रहा हूं, नमो नमः सर्वेभ्यः स्वागतम। नमो नमः सर्वेभ्यः स्वागतम। अर्थात नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मम नाम गवीशः, भवतः नाम किम। अब इन 2 वाक्यों को आप एक साथ बोलिए। मम नाम गवीशः, भवतः नाम किम। यह तो हुआ प्रश्न। अब अगर आप छात्र बने हैं तो आपको उत्तर देते हुए कहना है मम नाम दीपकः, यह जो भी आपका नाम हो। उदाहरण के लिए मम नाम धर्मेंद्रः, या आप कह सकते हैं मम नाम माइकल।
या कह सकते हैं मम नाम रजा तौसिफा। आपको यहाँ उत्तर देते समय ध्यान देना है कि यह प्रश्न छात्र से अर्थात किसी पुल्लिंग से किया गया है, अतः आप में से जो छात्र बना है यह जो पुल्लिंग है उसे ही इस प्रश्न का उत्तर देना है। आप सामान्यतः अपने नाम के पीछे विसर्ग लगाकर उत्तर दे सकते हैं। अभ्यास के लिए मम नाम के साथ अपना या किसी पुल्लिंग का नाम ले सकते हैं। पुल्लिंग के बाद अब क्रम स्त्रीलिंग पद भवत्याह का। इस क्रम में भवतः के स्थान पर भवत्याह का प्रयोग होगा, जैसे मम नाम गवीशः भवत्याह नाम किम, अर्थात मेरा नाम गवीश है, आपका नाम क्या है। तो इसका उत्तर किसी छात्रा को ही देना है। यहां आप कह सकती हैं मम नाम कृत्वी, मम नाम गौतमी या फिर मम नाम श्रीशा। इस प्रकार स्त्रीलिंग के नामों का उच्चारण कर आप अभ्यास कर सकती हैं। मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा कि उत्तर तो पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में समान ही है, जो है मम नाम, और नाम के स्थान पर आपका अपना नाम। पर प्रश्न में भवतः एवं भवत्याह से पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग का भेद समझते हुए हमें उत्तर कहना है। कुल मिलाकर भवतः नाम किम कहने पर कोई बालक या पुरुष ही उत्तर दे एवं भवत्याह नाम किम यह पूछने पर कोई बालिका या महिला ही उत्तर दे। वैसे नाम पूछने के इस पुल्लिंग स्त्रीलिंग भेद से बचने के लिए तव नाम किम अर्थात तुम्हारा नाम क्या है यह प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन आरंभिक प्रयोग में भवतः भवत्याह का प्रयोग सरल एवं भाषा सीखने के क्रम में आगे अधिक उपयोगी है। मम, भवतः, भवत्याह इन पदों का प्रयोग आप वस्तु, स्थान, संबंधी आदियों के साथ कर सकते हैं। तो मित्रों, इसी प्रकार आप करिए अभ्यास। ऐसे छोटे छोटे वाक्यों का आप अपने सोशल मीडिया पर लिखकर वीडियोस बनाकर स्वयं अभ्यास करने के साथ साथ अन्यों को भी कर सकते हैं प्रेरित। पाठशाला की अग्रिम कक्षा में आपसे होगी भेंट नए पदों के साथ। तब तक के लिए नमो नमः। संस्कृत भाषा का निरंतर अभ्यास करते रहिए। कहा गया है भारतस्य प्रतिष्ठित वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, यानी भारत दो ही भारत की प्रतिष्ठाएं हैं, एक संस्कृत और एक संस्कृति। और भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत भाषा एक महत्वपूर्ण सोपान है, जिसके प्रतिदिन अभ्यास से आप इस भाषा को सरलता से सीख सकते हैं। चाणक्य कहते हैं यद दूरम यद दुराराध्यम यद च दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम, यानी कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है यदि व्यक्ति उसमें अपनी पूरी ऊर्जा और लगन लगा दे। इसी के साथ मुझे और सुप्रभातम कार्यक्रम की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।